हेलो एवरीवन। तो अब आपका मार्च मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब आपके मार्च मंथ में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे चेंजेस है जो कि अनाउंस किए गए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी पॉकेट मनी पे पड़ने वाला है। तो अब इन चेंजेस में आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेके एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि किए गए हैं, और ये चेंजेस आपके ऊपर 1 मार्च 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो इन चेंजेस का आपको जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको भारी जुर्माना पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मार्च 2025 इन ऑल इंडिया। तो अब 1 मार्च 2025 से आपके कई नए रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल हो गए हैं, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू यूपीआई। तो अब आप यूपीआई के थ्रू भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई के नए रूल्स के अकॉर्डिंग यूपीआई में इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना और भी आसान कर दिया है। क्योंकि अब यहाँ पे ईडा यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने यूपीआई में एक नया फीचर्स है जो कि ऐड किया है, जिसका नाम है ASBA। अब इसका जो मेन पर्पस है वो पॉलिसी होल्डर के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उस पेमेंट प्रोसेस को ईजी करना है। तो अब यहाँ पे ईडा के द्वारा जो ये नया फीचर्स ऐड किया गया है ASBA, इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। अब इसके थ्रू कोई भी पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है कि यदि उनको लाइफ इंश्योरेंस का या फिर मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल प्रीमियम का कोई पेमेंट करना है, तो वो क्या कर सकता है कि अपने बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो ब्लॉक कर सकता है। अब जैसे ही पॉलिसी होल्डर के द्वारा अप्रूवल दी जाती है तो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ही उनका पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है। यानी कि एक तरीके से ये ऑटो पे सिस्टम है, जिसमें ऑटोमेटिक ही आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो यदि हम कोई आईपीओ लगाते हैं तो उसमें पहले हमारा पैसा रिजर्व होता है। अब यदि आईपीओ खुलता है तो वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, और यदि आईपीओ नहीं खुलता है तो उस केस में जो रिजर्व अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो ये सिस्टम भी ठीक वैसा ही है। तो इस तरीके से अब आप यूपीआई के थ्रू, यानी कि जैसे आपके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी से आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं 1 मार्च 2025 से। नेक्स्ट है नॉमिनी इन म्यूचुअल फंड अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो अब यहाँ पे सेबी के द्वारा 1 मार्च 2025 से आपके म्यूचुअल फंड में और आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के जो रूल्स है उसमें चेंजेस किए गए हैं। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपका कोई डीमैट अकाउंट है, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे सेबी के द्वारा दोनों तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं उनको 1 मार्च 2025 से अब अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी हो गया है। और दोनों तरह के जो इन्वेस्टर्स है वो अपने अकाउंट में मैक्सिमम 10 नॉमिनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने ब्रदर को, फादर को, मदर को, सिस्टर को, या फिर किसी भी रिलेटिव्स जो है उसको एज ए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सेबी के द्वारा जो ये नॉमिनी ऐड करने की लिमिट इंक्रीज की गई है, इसका मेन पर्पस ये है कि आजकल हर कोई व्यक्ति है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनके द्वारा जो ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही ये लिमिट जो है वो इंक्रीज की गई है। नेक्स्ट है डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट इन पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि यदि आपने भी कोई स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में कोई अकाउंट ओपन कराया है, तो वहाँ पे आपको हर साल एक मिनिमम अमाउंट है जो कि डिपॉजिट करानी पड़ती है। अब यदि ये मिनिमम अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो उस केस में आपका अकाउंट भी क्लोज किया जा सकता है। तो अब मान लो यदि आपने सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पिछले 11 महीने में आपने कोई भी अमाउंट है जो कि डिपॉजिट नहीं कराई है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मार्च के महीने में सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। क्योंकि यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं, तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है, और फिर से उसको एक्टिव कराने के लिए आपको केवाईसी करानी पड़ती है, बैंक के कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, और कई सारी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आपने अभी तक पिछले 11 महीने में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराई है, तो आप मार्च के महीने में पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम 250 रुपये जमा करा के आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर मल्टीपल पैन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे पैन होल्डर को एक नोटिस है जो कि इशू किया गया है कि यदि उनके पास एक से ज़्यादा पैन नंबर है तो उस केस में उनको 10,000 रुपये की पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास एक से ज़्यादा पैन नंबर है तो उस केस में आप ऑनलाइन पैन कार्ड पोर्टल पर जाके एक पैन को सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत ही जल्द आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नज़र है जिन पर्सन के पास में डुप्लीकेट पैन है। तो इससे अच्छा ये है कि यदि आपके पास एक से ज़्यादा पैन है तो आप 31 मार्च 2025 से पहले एक पैन को सरेंडर कर दें, ताकि आपको पेनल्टी का पेमेंट ना करना पड़े।
नेक्स्ट है राशन कार्ड ई-केवाईसी। तो यदि आपने भी कोई राशन कार्ड है जो कि होल्ड कर रखा है, तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी 2025 से सभी पर्सन के लिए ई-केवाईसी करना मैंडेटरी हो गया था। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन थी उसको इंक्रीज़ करके 31 जनवरी किया था। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा ये डेट 15 फरवरी की थी। अब यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेश डेडलाइन है जो कि इशू की गई है, वो है 31 मार्च 2025। तो अब यदि आप 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड को ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उस केस में आपको राशन कार्ड पे जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है न्यू रूल्स फॉर सिम कार्ड डीलर। तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से जो सिम कार्ड के डीलर है वो बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इंडिया में कई फर्जी सिम कार्ड से फ्रॉड होते हैं। आए दिन बैंक में कई सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई सारे पर्सन के बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो इन सभी फ्रॉड को रोकने के लिए अब जो सिम कार्ड डीलर है उनको भी अपना वेरिफिकेशन करना कंपलसरी कर दिया है। तो 31 मार्च 2025 तक सभी सिम कार्ड डीलर को अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी हो गया है। वैसे देखा जाए तो यूज़र्स के लिए जो ये रूल्स है वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है। जैसे कि यदि हम कोई नई सिम कार्ड लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमको आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होता है, उसके बाद ही हमको सिम जो है वो अलॉट की जाती है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टेलीकॉम डीलर है, जैसे कि वोडाफोन है, BSNL है, एयरटेल है, जियो है, तो उन सभी को भी अब अपनी डिटेल जो है वो वेरीफाई करना कंपलसरी हो गया है। तो इसके लिए उनको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है और उसके बाद ही वो सिम कार्ड जो है वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू फास्टैग रूल्स। तो अब यहाँ पे जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा फास्टैग के न्यू रूल्स है जो कि 17 फरवरी 2025 को इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अब इसका जो मेन पर्पस है वो जो फ्रॉड होते हैं उनको रिड्यूस करना और जो पेमेंट एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे NPCI के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग यदि फास्टैग रीडिंग के 1 घंटे पहले या रीडिंग के 10 मिनट बाद यदि आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट रहता है, तो उस केस में आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो कम बैलेंस होने की वजह से या किसी अदर रीज़न की वजह से जो आपका फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो उस केस में आपका टोल टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको पेनल्टी या फिर डबल टोल टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपका जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट ना हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको क्या करना है कि आपके फास्टैग में मिनिमम रिचार्ज करके रखना है जो है 100 रुपये का। नेक्स्ट है यदि मान लो आपके फास्टैग में कोई KYC पेंडिंग है तो वो KYC भी आपको अपडेट करके रखनी है। और नेक्स्ट यदि मान लो आपका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो RTO के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मिसमैच हो रहा है, तो एक बार आप उसको भी ज़रूर चेक कर लें। तो इस तरीके से ये न्यू फास्टैग के रूल्स है जो कि आपको 1 मार्च 2025 से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है LPG सिलेंडर प्राइजेस। तो 1 मार्च 2025 से जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जो कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर है उनकी प्राइस को 6 रुपये से इंक्रीज़ किया गया है मेजर सिटीज़ में। लेकिन जो डोमेस्टिक LPG गैस सिलेंडर है उनकी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है न्यू रूल्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो अब यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा 1 मार्च 2025 से यदि आप मान लो रेल में कोई ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे अब आपके नए रूल्स है जो कि इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो अब यदि मान लो आपका जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उस केस में आप जनरल कोच में ही ट्रैवल कर सकते हैं। आप AC या स्लीपर कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते। यदि मान लो आप AC या स्लीपर कोच में ट्रैवल करते पाए जाते हैं तो उस केस में आपको फ़ाइन का पेमेंट करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि अब आपके एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को रिड्यूस करके 120 दिन से 60 दिन कर दिया है। साथ ही जिन पैसेंजर के द्वारा यदि जनरल टिकट लिया जाता है तो उनको सिर्फ ट्रेन नंबर ही अलॉट किया जाता है और वो जनरल कोच में अपनी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 मार्च 2025 से आपके इंडियन रेलवे के रूल्स भी चेंज हो गए हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यू FD इंटरेस्ट रेट। तो अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो आपकी रेपो रेट है उसको 6.5% से रिड्यूस करके 6.25% किया गया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपकी जो FD की इंटरेस्ट रेट है वो भी आपके मार्च के मंथ में चेंज होने वाली है। तो अब यदि मान लो आपने कोई भी लोन ऑलरेडी ले रखा है या आप कोई नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो उस केस में आपकी इंटरेस्ट रेट भी रिवाइज होने वाली है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करें। नेक्स्ट है बैंक हॉलीडेज़ इन मार्च 2025। तो दी RBI हैज़ रिलीज द लिस्ट ऑफ बैंक हॉलीडेज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पे जो RBI है उनके द्वारा मार्च मंथ में कितने हॉलीडेज़ है उसकी एक लिस्ट है जो कि रिलीज़ की गई है। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब आपके मार्च मंथ में 14 दिन बैंक है जो कि क्लोज रहने वाली है। तो अब यदि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डेली ट्रांजेक्शन्स अगर अपने बैंक अकाउंट से करते हैं तो उस केस में आप अपना शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।